नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बस्तर में अलग अलग मुठभेड़ों में 24 नक्सली ढेर, 1 जवान भी शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले साल 31 मार्च से पहले देश होने वाला है नक्सल मुक्त। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। परिसीमन और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। नागपुर के कई इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील। हिंसा को लेकर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का चलेगा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा में बोलने नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, प्रदेश में केवल ममता बनर्जी का ही संविधान लागू। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का हुआ आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों का किया आधिकारिक उद्घाटन। देश भर के करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गुरुवार को नक्सल मुक्त भारत अभियान और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी में थाना गंगालूर इलाके में नक्सली विरोध ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की टीम ने बीजापुर में 20 तो वहीं कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। इस बीच मुठभेड़ के दौरान बीजापुर में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG जवान बहुत दूर से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस और जज्बे की सराहना की है। अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में परिसीमन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर नियम 349 का हवाला दिया। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे का जवाब देते हुए लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के 349 के तहत सदन की मर्यादा बनाए रखने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदस्यगण सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं और सदन की नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको नियम संख्या 349 पढ़ना चाहिए। इसमें सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, इस बारे में लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को नारे लिखी टी शर्ट पहनकर न आने को कहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। अब कल लोकसभा में बजट पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। गिलोटिन पारित होना है, इसलिए बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को शुक्रवार को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भले ही विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही सुचारू नहीं चली, लेकिन इस बीच संसद भवन परिसर में भारत और इजरायल के बीच के दोस्ताना रिश्ते की एक झलक जरूर देखने को मिली, जब इजरायल के एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन ने संसद भवन परिसर का भ्रमण किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को करीब से निहार कर इजरायली डिप्लोमेट डेलीगेशन खासा उत्साहित दिखा। और चुनाव आयोग ने पिछले एक महीने की जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले एक महीने में चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में चुनाव आयोग ने साहसिक कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 1 करोड़ चुनाव अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। ERO, DEO और CEO स्तर पर चुनाव अधिकारियों के साथ करीब 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि आपत्तियों और अपीलों का कानूनी ढांचा, प्रविष्टियों में सुधार और मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मार्गदर्शन किया गया है और तब तक केवल 89 प्रथम अपील और केवल 1 द्वितीय अपील दायर की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO बिल गेट्स से मुलाकात की। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं इस पर बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिसमें @BMGF इंडिया और GOAP के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिल गेट्स ने आगे लिखा कि @BMGF इंडिया स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में नवाचार आधारित विकास के राज्य के साहसिक दृष्टिकोण का समर्थन करना जारी रखे हुए है। बिहार के भागलपुर में गोलीबारी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के चचेरे भांजे की मौत हो गई।
इस घटना में उनकी चचेरी बहन समेत 2 लोगों को भी गोली लगी है। घायलों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया के जगतपुर की है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 चचेरे भांजे जयजीत यादव और विकल यादव ने मामूली विवाद में एक दूसरे को गोली मार दी। गोली लगने से विकल की मौत हो गई, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना ये भी मिल रही है कि नित्यानंद राय की चचेरी बहन के हाथ में गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मामले में पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। मयूर विहार इलाके में 35 सालों से मंदिर मौजूद है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए गैर पारंपरिक डेटा स्रोतों का लाभ उठाने पर एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसी मुद्दे पर डीडी न्यूज़ की संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने SNPI के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग से बातचीत की। डेटा फॉर डेवलपमेंट, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किस तरह से नॉन कन्वेंशनल डेटा को ऑफिशियल यूज़ में लाया जाए, और मेरे साथ हैं सचिव SNPI। आइए हम उनसे बात करते हैं, डॉक्टर सौरभ गर्ग साहब। जब हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल डेटा की, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि कितना ऑथेंटिक है वो, और हम किस तरह से उसको अपने ऑफिशियल यूज़ में ला सकते हैं। हम जब नॉन कन्वेंशनल डेटा की बात है, ये पब्लिक सोर्स से भी हो सकता है, प्राइवेट सोर्स से भी हो सकता है। जैसे हमारा नॉन कन्वेंशनल डेटा में आता है जियो स्पेशल डेटा आता है, GST डेटा आता है, मोबाइल डेटा आता है। हमें जो डेटा चाहिए होता है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के लिए, इन्फ्लेशन का फीसदी के लिए, GDP के ग्रोथ रेट्स के लिए। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किस तरह का डेटा हमारे पास आ सके, रियल टाइम में आ सके, सो दैट जो भी हम डेटा से जो भी कैलकुलेट करते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकालते हैं, वो रिजल्ट्स टाइमली हो, एक्यूरेट हो और रोबस्ट हो। सर, इंडिया के पास एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी को बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल डेटा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसको कैसे लेवरेज किया जा सकता है? हमें तरह डेटा को देखना होता है कि क्या क्या अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है। कुछ ट्रांजैक्शन डेटा होता है, कोई फिक्स डेटा होता है, और कोई डिजिटल माध्यम से होता है, कोई फिज़िकल माध्यम से होता है। और जब हमारे पास ये सारा डेटा रहेगा, तभी हम देख पाएंगे कि हर एरिया, हर वर्ग, और जो हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है, उसको कैसे हम मेजर कर सकें और हम कैसे देख सकें कि किस प्रकार प्रोग्रेस है। इसीलिए ये हमारा जो प्रयास है कि तरह डेटा, नॉन कन्वेंशनल डेटा को भी हम यूज़ करें, सो दैट हम कैप्चर कर पाएँ कि कैसे हमारा देश प्रगति पर है। नॉन कन्वेंशनल डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया अब उस पायदान पे खड़ा है जहाँ से हम 2047 का विकसित भारत का सपना अच्छे से देख सकते हैं, और उसको पूरी तरह से हम उसको रियलाइज़ भी कर सकते हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली।
और नागपुर में जारी तनाव को लेकर नागपुर पुलिस आयुक्त ने प्रेस वार्ता की। पुलिस आयुक्त लोहित मतानी ने बताया कि अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अतिरिक्त 11 नाबालिगों को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है। अभी तक 80 लोगों के ऊपर हम वो कस्टडी में हैं और 11 उनके अलावा 11 लोग माइनर हैं। एक्यूज इज एक्यूज दोज हु हैव इंजीनियर्ड इट, they are part of this, and if it is part of some conspiracy, that is also being established, and this is part of the investigation. दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सतीश सालियान ने कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार बहस हुई, जिसके चलते सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ये बहस तब शुरू हुई जब बीजेपी विधायक अमित साटम और नीतीश राणा ने इस मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया। नीतीश राणा ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिशा सालियान के पिताजी ने जो एक एफिडेविट, क्रिमिनल एफिडेविट पिटीशन दाखिल किया है, उसके अंदर जो उन्होंने नाम लिए हैं 3 जनों को, तो उनकी चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको विश्वास बैठ गया है कि उनके बेटी का गैंगरेप करके उनके ऊपर मर्डर हुआ है, ऐसा उनका विश्वास बैठ गया, जो उन्होंने सब जगह टीवी पे कहा है। तो उसके अनुसार सरकार ने उसका दखल लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इतनी भूमिका सभागृह ने सरकार के सामने रखी। बीजेपी विधायक अमित साटम ने कहा कि दिशा सालियान की मौत को लेकर 2022 में जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी जांच कहां तक पहुंची है, ये देश और महाराष्ट्र के लोगों के सामने आना चाहिए। इस संदर्भ में महाराष्ट्र की सरकार ने दिसंबर 2022 में एक एसआईटी की घोषणा की थी। उस एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक आया है, उस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स क्या है, ये जल्द ही महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये आने चाहिए। विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमने मांग की और महाराष्ट्र के सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने लाए जाएंगे। और बैंकॉक में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में डीपीआई में सहयोग बढ़ने पर राहत होगी। इस मुद्दे पर नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से डीडी न्यूज के संवाददाता अखिलेश सुमन ने बातचीत की। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा हमारे साथ हैं। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं अगले महीने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने बैंकॉक में, तो आपकी तरफ से बिम्स्टेक में कौन से खास मुद्दे उठाए जाने वाले हैं? एक तो हमारा कनेक्टिविटी के मुद्दा सबसे आगे होगा और नेपाल इज़ टेकिंग लीडरशिप ऑन पीपल टू पीपल movement, so we will be talking about tourism as well, or maritime access to the sea, mainly economic framework में कैसे Nepal can also enter, especially as we are a landlocked nation. So इसमें हमारा I think बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मैडम, यूपीआई पे भारत और नेपाल के बीच में काम हो रहा है, तो यूपीआई के यूज में नेपाल की अभी क्या स्थिति है? आई थिंक इसका अच्छा ही नतीजा आ रहा है और द पेमेंट्स दैट आर बीइंग डन, द डेटा एक्सचेंज से भी ज़्यादा पेमेंट्स के उसमें अच्छे हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच में भी डेटा का ट्रांजैक्शन सारा हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ, स्पेशली ओनली अभी पेमेंट के सर्विसेज में हो रहा है, बट बाकी के भी पोटेंशियल्स बहुत है। अभी सिर्फ टूरिज़्म और ये शॉपिंग वगैरह इधर उधर का पेमेंट थोड़ा रेमिटेंस में हो रहा है, बट इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। भारत ने डीपीआई पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है, तो जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन होगा उसमें भी क्या इस पे किसी तरह के कोलैबोरेशन, सामूहिक प्रयास के लिए कुछ बात की जा सकती है?
डेफिनेटली की जा सकती है और जस्ट एज आई रिफर्ड इन माय स्पीच आल्सो the cost effectiveness of the Indian DPI system and the technology that you all have used, I think that will be very useful for all nations across BIMSTEC. So I think it is a issue that will get good attention. तो नेपाल की विदेश मंत्री का कहना है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है डीपीआई के क्षेत्र में, उसमें भारत और नेपाल या भारत और बिम्स्टेक के अन्य देश भी सहयोग कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और पर्यावरण से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान ने कुछ ही महीनों में इतिहास रच दिया है। अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। जन जन की भागीदारी के साथ ये महाअभियान अब दुनिया भर में फैल रहा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितने प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं। पीएम की ऐसी ही एक अहम पहल रही एक पेड़ मां के नाम अभियान। 5 जून 2024 को लॉन्च इस अभियान ने 10 महीने में ही सफलता की नई गाथा लिख डाली है। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर अभियान का शुभारंभ करते हुए पीएम ने लोगों से इस पहल का हिस्सा बनने को कहा था। आज इस अभियान में जन भागीदारी बेमिसाल नजर आती है। अभियान के तहत अब तक 126 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। अभियान में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी गई है। पीएम की पहल केवल भारत नहीं, वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। हाल ही में मॉरिशस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनके मॉरिशस के समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने इस अभियान के तहत पेड़ लगाया। इससे पहले पीएम के गयाना दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी अपने परिवार के साथ इस अभियान में शामिल हुए थे। इस पहल के तहत अब तक लगभग 136 देशों में पेड़ लगाए गए हैं। विदेशी धरती पर अभियान के तहत अब तक 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये अभियान धरती माता द्वारा प्रकृति के पोषण और हमारी माताओं द्वारा मानव जीवन के पोषण के बीच समानता को दर्शाता है। अभियान हमारी माताओं के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान का प्रतीक और पेड़ लगाकर धरती माँ की रक्षा के संकल्प को भी दिखाता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में शानदार जन भागीदारी से न केवल पेड़ लगाने में मदद मिली, बल्कि लोगों को उनकी सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने में भी सहायता मिली है। इससे वृक्षारोपण में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र भी बन रहा है। भूमि क्षरण को रोकने, सूखे से बचाव और मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में भी ये बेहद विशाल प्रयास है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बेहतर जीने लायक बनाना, पीएम की पहल ने जन जन को इस प्रयास से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने अवार्ड सेरेमनी का ऐलान कर दिया है और इसमें इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज चिप्स हैं जो स्टार्ट हो जाएगा C2S प्रोग्राम के तहत। Request all the jury members and the organizers that this spirit of involving a very large number of startups, a large number of students in this new journey, that's very important. Some will lose, some will win, but what's important is that the participation today is of a much larger spectrum, and what's more important is that this participation is today coming not just from the premier institutions, but also from a large number of institutions coming from tier 2 and tier 3 cities. So congratulations and wish you many more successes. Thank you. तो अभी आप देख रहे थे कि ऐलान हो चुका है कुछ अवार्ड्स का। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गोरैया आंगन में फुदकने के साथ ही अपनी चहचहाहट से पूरे घर को गुलजार करती थी। आंगन में फुदक कर दाना चुनना और कोई आहट होने पर फुर से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कोताहुल से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गोरैया आज विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी है।
गौरैया, जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर खुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं। गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।